एक ऐसा बिल जिसको लेकर देश में काफी गर्मा गर्मी चल रही है। हम बात कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 की। ये बिल क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं और इसको लेकर इतना विरोध चल क्यों रहा है, ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आपको वैसे ये जानना है कि सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा क्यों कहा, जब वक्त के ऊपर हम बात कर रहे हैं, वक्त की रुखसती का वक्त आ गया है और नई वक्त की नई सुबह होने का वक्त आ गया है। तो स्टे विद मी टिल द एंड। तो वक्फ को सिंप्लीफाई करते हैं। वक्फ को सिंपल शब्दों में कहें तो ये अपनी मर्जी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर से दी गई वो प्रॉपर्टी है जिसको हमेशा के लिए अल्लाह को सौंप दिया जाता है, एज अ चैरिटी दे दिया जाता है। अब इस प्रॉपर्टी को ना तो बेचा जा सकता है ना ही वापस किया जा सकता है, और मुस्लिम या इस्लामिक लॉ के तहत वक्फ की हुई प्रॉपर्टी को सिर्फ रिलीजियस, चैरिटेबल, एजुकेशनल कॉज के लिए यूज किया जा सकता है। अन्य कोई उपयोग परमिसिबल नहीं है। फन फैक्ट, इंडिया में वक्फ होल्डिंग्स बहुत बड़ी हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज रखता है, लगभग 8.7 लाख प्रॉपर्टीज, जो करीब 9.4 लाख एकर्स तक फैली हुई हैं। नाउ यू नो व्हाई संबित पात्रा गॉट ऑल फायर्ड अप एंड वेंट लाइक, क्या स्थिति है आज वक्फ को लेकर इस्लामिक देशों में? क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनीसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। अब वक्फ के मैनेजमेंट और रेगुलेशंस को लेके कुछ इश्यूज और चैलेंजेस आ रहे थे। इन्हीं इश्यूज और चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए यह बिल लाया गया है कि इनका मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज के एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को इंप्रूव करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा सके मैनेजमेंट और इस तरह के ट्रांसपेरेंसी में। तो हैविंग सेड दैट, चलिए अब देखते हैं कि इस बिल के मेजर फीचर्स क्या हैं। नंबर 1, नाम में बदलाव, यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि इस बिल में वक्फ एक्ट 1995 का नाम बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 करने का प्रपोजल है। नाम से ही पता चलता है कि सरकार क्या एम कर रही है, क्या मैनेजमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव है इस पूरे एक्ट का। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ट्रस्ट पर कंट्रोल। इस बिल के मुताबिक अब वो ट्रस्ट जो मुस्लिम्स ने किसी और लॉ के तहत बनाए हैं, उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि ऐसे किसी भी ट्रस्ट पर वक्फ बोर्ड का कंट्रोल नहीं कंटिन्यू रहेगा। थर्ड पॉइंट इज वाकिफ की एलिजिबिलिटी। अब इसमें वाकिफ इज अ पर्सन हु ट्रांसफर्स the ownership rights of the property to Allah, making it permanently dedicated for the designated charitable or religious purpose. तो एलिजिबिलिटी पे आते हैं। नए रूल्स, नए बिल के हिसाब से जो नए रूल्स कहते हैं वो ये है कि वाकिफ अब सिर्फ वो मुस्लिम होंगे जो कम से कम 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकते हैं। ये रूल पहले 2013 से पहले था, जिसे अब वापस लाया जा रहा है। चौथा, बोर्ड्स में इंक्लूजन। इस बिल में सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड्स और वक्फ ट्रिब्यूनल्स जैसे इंस्टीट्यूशंस में मुस्लिम महिलाओं और नॉन मुस्लिम्स को भी इंक्लूड करने की बात कही गई है। एमपी नॉमिनेशन, सेंटर को यह पावर दी गई है इस न्यू बिल के तहत कि वो 3 एमपीज नॉमिनेट कर सकती है, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से, और ये जरूरी नहीं है कि वो एमपीज मुस्लिम्स ही हों। नेक्स्ट इज सेंट्रल कंट्रोल। बिल में यह भी कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, वक्फ के अकाउंट्स की पब्लिकेशन और वक्फ बोर्ड्स की प्रोसीडिंग्स की पब्लिकेशन से रिलेटेड रूल्स बना सकती है।
ऑडिट पावर इज द नेक्स्ट वन. सेंटर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल या किसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर से वक्फ के अकाउंट्स का ऑडिट भी करवा सकती है. गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इज द नेक्स्ट पॉइंट विच इज ऑल्सो फीचर. एक और बड़ा चेंज ये है कि देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और वक्फ प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट होता है तो उस सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का ही फाइनल फैसला होगा कि वो प्रॉपर्टी वक्फ की है या गवर्नमेंट की. पहले ये फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल्स करते थे, बट अब इट हैज शिफ्टेड टू कलेक्टर रैंक और उसके ऊपर का. अब बात करते हैं इस बिल को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है. जब यूनियन कैबिनेट ने जेपीसी के अमेंडमेंट्स को मेजॉरिटी वोट से अप्रूव किया तो कांग्रेस के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, एनसीपी के शरद पवार फैक्शन की सुप्रिया सूले जैसे कई बड़े ऑपोजिशन के लीडर्स बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और डिविजिव बताया गया है इनके द्वारा. कांग्रेस लीडर खलीकुर रहमान ने तो ये तक कह दिया कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने ऑपोजिशन के रिकमेंडेशंस को नजरअंदाज किया है. उनका कहना है कि ये सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया जा रहा है और बीजेपी जबरदस्ती इस बिल को पास करवाना चाहती है. सीरियसली एलिगेशंस आई मस्ट से. बीजेडी ने भी इस बिल को विरोध किया है ये कहते हुए कि हमारे कुछ सजेशंस थे भाई. We had suggested something regarding this bill and you didn't listen to it. Those points are not included. So that's the problem with BJD. तो basically कहना ये है कि opposition कहता है कि भाई हमें सुना नहीं गया. काफी सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका वायलेशन हो रहा है. आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, 25, 26, ओके. और खासकर गवर्नमेंट ऑफिसर्स वाला जो पॉइंट है कि पहले जो ट्रिब्यूनल डिसाइड करते थे अब वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्टर रैंक या उससे ऊपर का ऑफिसर डिसाइड कर देगा और उसका डिसीजन फाइनल होगा. इस बात से बहुत आपत्ति है. कुछ लोगों के सजेशंस नहीं माने गए. सो दीज आर द एलिगेशंस दैट एंड दीज आर निराशा जो है लोगों को, ठीक है, इस बिल से. तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू. I hope it was super informative and to the point for you guys. And let's get this comment section heated up. What do you think? And if you heard the parliamentary debate, do let me know in the comments below कि किसकी सबसे best एकदम speech लगी आप लोगों को. और बहुत दिलचस्प होगा आगे सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहां जाता है and what are the ups and downs in this case. So if you find this video informative and if you want that I should make more videos on the Supreme Court ups and downs, do hit that subscribe button, share it among your friends because it just helps so much and it keeps me motivated, okay? So like this video if you like it. Do not forget to hit the bell icon ताकि जो भी updates आते रहते हैं उस पर आप मिस ना हो. And I'll see you in the next one.